गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन ऑफ न्यूबॉर्न पीपीएचएन पे बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा कंसेप्ट समझने के लिए मुश्किल रहता है। इसको बहुत सिंपल बनाने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी हमको अच्छे से समझ में आ जाए, कहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है और उसको कैसे ट्रीट करना है वो समझ जाए, ताकि हमको बहुत सी चीजों को रटना ना पड़े। तो सबसे पहले समझते हैं कि जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तब उसके सर्कुलेशन कैसे रहते हैं और बाहर आने के बाद उसमें क्या चेंजेस होते हैं। सबसे पहले पीपीएचएन का मतलब क्या है? इसका मतलब है परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन ऑफ न्यूबॉर्न, या फिर इसको परसिस्टेंट फीटल सर्कुलेशन भी बोलते हैं। ये इसलिए क्योंकि जो चेंजेस डिलीवरी के बाद बच्चे के सर्कुलेशन में आने चाहिए वो बराबर से नहीं आ पाते, जिसके कारण से प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम है सब समझते हैं। सबसे पहले जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो प्लासेंटा से उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। लंग्स उसके पूरी तरह से कोलैप्स होते हैं, उसमें से कुछ भी ऑक्सीजन ब्लड में नहीं आ रहा होता है। वो जस्ट एक बाकी ऑर्गन के जैसे ऑर्गन होते हैं जो डेवलप हो रहे होते हैं, और सारा जो ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो प्लासेंटल वेनस ब्लड जो आता है उसमें से होता है, और ये इंफीरियर वेना कैवा से हार्ट के अंदर आता है। उस साथ ही साथ इंफीरियर वेना कैवा से जो बॉडी लोअर एब्डोमेन और बाकी लोअर एक्सट्रीमिटीज से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो भी मिक्स होता है। आने के बाद इसका बहुत सारा पोर्शन ये जो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है उसके थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये एओर्टा में जाके पूरे बॉडी को सप्लाई कर रहा है। अब एक चीज जो हमको समझना है कि लंग्स कोलैप्स है, और लंग्स कोलैप्स होने के कारण उसके अंदर का जो प्रेशर है, लंग्स के ब्लड वेसल्स के अंदर का प्रेशर वो बहुत ज्यादा है, और वो लगभग आपके सिस्टमिक प्रेशर के जितना ही होता है, जिसके कारण से यहाँ का जो रूट है, ये जो ब्लड वेसल्स के अंदर का प्रेशर है, इसको हम बोलेंगे कि राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी ट्रंक। तो ये पल्मोनरी वेसल्स के अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा है, जिसके कारण से ये वाला एरिया कंजेस्टेड है ना। और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा है। तो ये मैक्सिमम ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये साइड में एंटर हुआ, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आया और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी को सप्लाई हुआ। जो ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ रहा है सुपेरियर वेना कैवा से, इंफीरियर वेना कैवा से और प्लासेंटा के थ्रू, ये राइट वेंट्रिकल में आएगा, और ये राइट वेंट्रिकल से ये जो डक्टस आर्टेरियोसस है, ये जो डक्टस आर्टेरियोसस है इसके थ्रू फिर से एओर्टा में आ जाएगा। तो मैक्सिमम ब्लड जो राइट साइड में आ रहा है वो भी लेफ्ट साइड में जा रहा है। कहा? एओर्टा में, ताकि बॉडी को मिल सके। बहुत थोड़ा सा ब्लड जा रहा है लंग्स को, और ये इतना छोटा पोर्शन है कि वो सिर्फ लंग्स को ग्रोथ देने के काम का है। वहां पे कोई भी गैस एक्सचेंज नहीं हो रहा है क्योंकि लंग्स आपके कोलैप्स है। तो ये ब्लड जा रहा है लंग्स की तरफ जो लंग्स को न्यूट्रिशन देगा। और जैसा हमने बोला था क्योंकि यहाँ पे लंग्स कोलैप्स है, उसके प्रेशर ज्यादा है, तो ये ब्लड यहाँ पे जाना डिफिकल्ट होता है, यहाँ पे जाना उसको ज्यादा आसान होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ का प्रेशर कम है। यहाँ का प्रेशर कम क्यों है? क्योंकि प्लासेंटल वेसल्स को कनेक्ट होता है, और प्लासेंटल सर्कुलेशन का जो सप्लाई है वो काफी लो प्रेशर वाला होता है। तो ये यहाँ से जो वेनस, जो आर्टेरियल ब्लड है वो जाके आगे अम्बिलिकल आर्टरी बनेगा, अम्बिलिकल आर्टरी। अब अम्बिलिकल आर्टरी प्लासेंटा में जब जाती है तो वहां का प्रेशर्स बहुत ही कम होते हैं, इसलिए ये साइड का प्रेशर कम रहता है, और ये जो ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ रहा है ये लेफ्ट साइड से एओर्टा में जाने का ज्यादा प्रेफर करेगा, क्योंकि ये साइड में ट्रैफिक जाम है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है। तो यही जब ऑक्सीजन वाला ब्लड रिटर्न होता है वो भी इसमें मिक्स होता है, और काफी सारी चीजें मिक्स होती रहती है। दो जगह पे शंटिंग हो रही है जो हमको समझना है। एक तो पीडीए के लेवल पे, दूसरा फोरामेना ओवली जो रहता है उसके साथ। अब ये फोरामेना ओवली एक फ्लैप के जैसा रहता है, और ये फ्लैप के कारण होने के कारण ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो को अलाउ करता है। अब क्या हो गया? अब डिलीवरी हो गई तो बच्चा जोर से रोया, एकदम बच्चा जोर से रोया तो क्या हुआ कि ये इसके लंग्स ओपन हो गए। लंग्स ओपन हो गए, हमने पिछले वीडियो में समझा था कि जैसे ही लंग ओपन होते हैं उसके स्ट्रेच रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट होता है, ऑक्सीजन शरीर के अंदर आ जाता है, और ये सारी चीजों से जो इसके अंदर की पल्मोनरी वेसल्स है वो एकदम से डायलेट हो जाते हैं, और उसका प्रेशर एकदम से कम हो जाता है। और ये प्रेशर कम होना शुरू रहता है अगले कुछ दिनों में, वो
उसके वेसल्स की जो वॉल है वो भी थिन आउट हो जाती है, जिसके कारण से पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस एकदम से कम हो जाता है। दूसरा, इधर में आपने ये अम्बिलिकल आर्टरी को क्लैम्प कर दिया, डिलीवरी होने के बाद कट करके क्लैम्प कर दिया, तो ये साइड का प्रेशर बढ़ गया, तो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट का प्रेशर बढ़ गया और राइट साइड का प्रेशर कम हो गया। जैसे ही राइट साइड का प्रेशर कम हो गया, ये जो पाथवे है वो ब्लड के लिए प्रेफरेबल बन जाएगा, क्योंकि यहाँ का ट्रैफिक हट गया। तो जैसे ही ये हट गया, इसके अंदर से फ्लो जाना बंद हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम ब्लड अभी लंग के तरफ जाने लगता है और ये बंद हो गया। अब जैसे ही यहाँ का प्रेशर बढ़ गया, यहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको अगेंस्ट वो प्रेशर प्रेस करना है। यहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको भी अगेंस्ट प्रेशर करना है, और ये जो फ्लैप है ये बंद हो जाता है। तो ये फंक्शनली बंद हो जाता है। उसको ऑब्लिटरेट होने को थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बर्थ के तुरंत बाद ये बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ का प्रेशर बढ़ा हुआ है। और ये भी जो डक्टस है ये भी बंद हो जाता है और ब्लड फ्लो इस डायरेक्शन में प्रेफर करता है। फिर ये वाला ऑक्सीजन सप्लाई अपना बंद हो गया, क्योंकि आपने अम्बिलिकल कॉर्ड काट दिया। अब लंग्स आपके फंक्शन कर रहे हैं एज अ ऑक्सीजनेशन ऑर्गन। तो ये ब्लड यहाँ का ब्लू हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन वाला ब्लड हो गया, यहाँ से यहाँ पे आएगा, यहाँ से ये लंग्स की तरफ जाएगा, लंग्स के तरफ वो ऑक्सीजनेट होगा, और ऑक्सीजनेट होके ये जो डीऑक्सीजनेटेड जैसा ब्लड वापस आ रहा था हार्ट की तरफ, ये पूरा ऑक्सीजनेट होके आएगा। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में मिलेगा। यहाँ से इधर जाएगा, फिर यहाँ से एओर्टा में जाएगा, और एओर्टा से पूरे बॉडी को वो सप्लाई करेगा ऑक्सीजनेटेड। तो इस प्रकार से पूरे बॉडी को सर्कुलेशन होता है, और ये एडाप्टेशन होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। ये समझना जरूरी है। अब यहाँ पे कहाँ गड़बड़ हो सकती है? सबसे पहला तो हमने जैसा समझा था कि बच्चा रोया ही नहीं, है ना, बेबी ने क्राई नहीं किया। बेबी ने क्राई नहीं किया तो लंग एक्सपांड नहीं हुए, लंग एक्सपांड नहीं हुए तो उसके कारण से जो पल्मोनरी प्रेशर्स फॉल होने चाहिए वो नहीं हुए। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो सकता है? बेबी नॉट क्राइड, लंग्स नॉट एक्सपांडेड, या फिर लंग एक्सपांड तो हुए लेकिन उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, जो फ्लूइड पूरा निकल जाना चाहिए वो नहीं निकला है। तो लंग्स जो अल्वियोला है वो पूरी तरह से डिस्टेंड नहीं हुए, पूरी तरह से डिस्टेंड नहीं हुए तो वो उसके अंदर जो हमने नाइट्रिक ऑक्साइड वाला कंसेप्ट समझा था स्ट्रेच रिफ्लेक्स के कारण, वो नहीं होगा। वो नहीं होगा तो पल्मोनरी प्रेशर जो फॉल होने चाहिए वो नहीं होंगे। दूसरा, जो रेस्पिरेटरी सर्कुलेशन, जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो अभी भी कंस्ट्रिक्टेड वेसल्स में है ना। इसको हम बोलेंगे कि रिफ्लेक्स वासोकंस्ट्रिक्शन इन पल्मोनरी सर्कुलेशन, मतलब जो ब्लड वेसल्स है वो रिलैक्स ही नहीं हुए। तो ये मेन पैथोफिजियोलॉजी रहती है पल्मोनरी प्रेशर्स की। यदि बच्चा बहुत अच्छे से नहीं रोया और उसके लंग्स अच्छे से एक्सपांड नहीं हुए, या फिर उसमें जाके मेकोनियम फंस गया, जिसके कारण से जितने अल्वियोला ओपन होने चाहिए उतने नहीं हुए, थोड़े ही हुए हैं, और बाकी जो अल्वियोला कोलैप्स होने के कारण ना वहां पे नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट हुआ, ना स्ट्रेच रिफ्लेक्स हुआ, ना बराबर से ऑक्सीजन पहुंचा। तो जो इंपॉर्टेंट स्टिमुलस है फॉल होने के लिए, ऑक्सीजन लेवल बढ़ना, स्ट्रेच रिफ्लेक्स होना, वो पल्मोनरी प्रेशर्स का कम होना, सारे प्रॉब्लम कर रहे हैं, और इसके कारण से आपका पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा रहेगा। अब पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा होने के क्या हो रहा है? ये फॉल ही नहीं हुआ, इसके प्रेशर्स फॉल नहीं हुए तो अभी भी उसको, लेकिन आपने यहाँ से ऑक्सीजन तो कट कर दिया, अम्बिलिकल कॉर्ड कट करने के कारण यहाँ के प्रेशर्स बढ़ गए हैं। तो लंग्स के तो प्रेशर ज्यादा ही है, लेफ्ट के भी ज्यादा है, लेकिन अगर राइट के ज्यादा रहे एज कंपेयर टू लेफ्ट, मतलब अगर पेशेंट का पल्मोनरी प्रेशर्स बहुत ज्यादा रहे और जो सिस्टमिक प्रेशर जो बढ़े हैं वो इतने नहीं बढ़े कि पल्मोनरी प्रेशर से ऊपर जा सके, तो फिर से यहाँ पे शंटिंग होना चालू हो जाएगा, यहाँ पे भी शंटिंग चालू हो जाएगा और हमको पीपीएचएन के सिम्टम्स मिलेंगे। अब पीपीएचएन के जो सिम्टम्स मिलेंगे, अगर समझो प्लासेंटा बंद हो गया तो जो राइट वेंट्रिकल है उसको अभी सिस्टमिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर देना पड़ रहा है ब्लड को पंप करने के लिए पल्मोनरी सर्कुलेशन में, और जो उसके ऊपर को प्रेशर वॉल रिलीज के जैसा काम कर रहा था पीडीए, वो भी बंद हो गया। तो इसके ऊपर एकदम से ज्यादा प्रेशर बढ़ जाए, और एकदम से ज्यादा प्रेशर बढ़ने के कारण राइट वेंट्रिकल फेल्यूर में जाता है। जैसे ही राइट वेंट्रिकल फेल्यूर में गया, यहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि एट्रिया को
उतने प्रेशर्स के अंदर जो ऑलरेडी इसके अंदर ब्लड रह रहा है, जो डायस्टोल में पूरा खत्म हो जाना चाहिए था, और जब एट्रियम आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तब राइट वेंट्रिकल एकदम एम्प्टी चाहिए था, वो उसको सिचुएशन नहीं मिलती, जिसके कारण से राइट एट्रियम को अगेंस्ट प्रेशर पंप करना पड़ता है, जिसके कारण से इधर का जो एएफओ है फिर से ओपन हो जाता है ना, ऑस्टियम से ये फोरामेना ओवैलिस में से फिर से ब्लड का शंटिंग होने लगता है। तो जब बहुत ज्यादा पल्मोनरी प्रेशर हाई होते हैं तो पीडीए के अगेंस्ट आपको फ्लो मिलेगा और फोरामेना ओवैलिस के अंदर फ्लो मिलेगा आपको। और जब अगर पीडीए बंद हो गया तो आपका राइट वेंट्रिकल फेलियर में जाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में पीपीएचएन में बच्चा कैसे तो मेंटेन करते रहता, सब दिखता है, और अचानक से उनको पता चलता कि बच्चा डिटोरिएट हो गया, तो सब लोग बोलते कि अभी तक के तो ठीक था, डिटोरिएट क्यों हुआ? क्योंकि उसका पीडीए बंद हो गया, है ना। ये जो प्रेशर वॉल रिलीज का काम कर रहा था राइट वेंट्रिकल का, वो भी चला गया, और जिसके कारण से बच्चा फिर शॉक में चला जाता है। इसीलिए ये डिक्टम है कि डोंट क्लोज द पीडीए इफ द पल्मोनरी प्रेशर्स आर हाई। ये कारण समझ गए हमको? तो इसलिए अगर पीडीए दिखता है और आप देख रहे हैं कि पल्मोनरी प्रेशर्स बहुत हाई है, तो उसको पैरासिटामोल नहीं देना क्लोज करने के लिए, है ना, वो सेवियर का काम कर रहा है। तो इसको कब तक रखेंगे? शायद हम इसके लिए ट्रीटमेंट नहीं देंगे, लेकिन पल्मोनरी प्रेशर्स को कम करने की कोशिश करेंगे। जैसे पल्मोनरी प्रेशर्स कम हो जाएगी, अपने आप बंद हो जाएगा। ये चीज हमको समझना जरूरी है। अब पीडीए कब क्लोज करना है? जब पीपीएचएन के साइंस नहीं है और ये दिख रहा है कि पूरा का पूरा जो है लेफ्ट टू राइट शंट हो रहा है, मतलब यहाँ का प्रेशर ज्यादा है, यहाँ का प्रेशर कम हो गया है, लेकिन पीडीए ओपन रहा है, तो यहाँ से फिर ये ब्लड लंग्स की तरफ ज्यादा फ्लो होने लगेगा। उस वक्त आपको पीडीए क्लोज करना है। जब यहाँ के प्रेशर ज्यादा है और यहाँ से इधर में शंट हो रहा है, राइट टू लेफ्ट शंट हो रहा है, उस टाइम पे आपने पीडीए क्लोज नहीं करना है, क्योंकि लंग्स के प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं और जो ब्लड यहाँ से आ रहा है वो इधर जाने के बजाय पीडीए के थ्रू बॉडी की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। तो बॉडी की तरफ आप उसका सैचुरेशन देखोगे तो वो कम आएगा, और लंग्स की तरफ ब्लड ही नहीं जा रहा। ब्लड क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि प्रेशर हाई है। प्रेशर हाई होने के कारण जो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आना चाहिए था लंग्स के थ्रू, वही नहीं आ रहा, क्योंकि ब्लड पहुंच ही नहीं पा रहा लंग तक। तो आपको लंग्स, आप देखोगे, अगर समझो उसके लंग्स अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ ये रिफ्लेक्स वासोकंस्ट्रिक्शन के कारण अगर उसके तरफ ब्लड नहीं जा रहा है, तो आपको लंग्स काले दिखेंगे, है ना। तो बच्चा बहुत डिस्ट्रेस में रहेगा, ऑक्सीजन का लेवल कम रहेगा, बहुत ऑक्सीजन देने के बाद भी मुश्किल से ऑक्सीजन मेंटेन होगा। आपको लगेगा पक्का इसके एक्सरे बहुत ही खराब निकलेंगे, लेकिन आप एक्सरे करके देखोगे तो वो काले काले दिखेंगे। क्यों काले दिख रहे? क्योंकि ब्लड ही नहीं पहुंच रहा। तो जो हल्का व्हाइट जो आपको वेसल मार्किंग दिखते हैं एक्सरे पे, वो भी नहीं दिखेंगे, और जिसके कारण से आपको लंग काले दिखेंगे। लेकिन अगर समझो मेकोनियम एस्पिरेशन है या फिर कंजेनाइटल निमोनिया है, जिसके कारण से हम बोलेंगे कि सेकेंडरी पीपीएचएन बोल रहे हैं। सेकेंडरी कब बोलेंगे? जब कॉज पल्मोनरी वेस्कुलर का ना होके लंग्स के कारण है, लंग्स खराब होने के कारण है, लंग्स वेल एक्सपांड नहीं होने के कारण है, लंग्स के अंदर निमोनिया है, लंग्स के अंदर कोलैप्स है, या लंग्स के अंदर समझो बावल घुस गए हैं, जिसको हम कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया बोलते हैं। तो उसके कारण से जो पीपीएचएन होगा उसको हम सेकेंडरी पीपीएचएन बोलेंगे। उसमें हम क्या देखेंगे? लंग खराब दिखेंगे, उसमें आपके लंग्स खराब दिखेंगे। तो इसका क्या मतलब है कि जब आपका एक्सरे काला है, इसका मतलब उस तक ब्लड ही नहीं पहुंच पा रहा। आप उस लंग को बहुत ज्यादा वेंटिलेट करके कुछ अचीव नहीं करने वाले, उसको आपको इसका पल्मोनरी वासोडाइलेटर्स यूज ज्यादा करने हैं। लेकिन अगर लंग सफेद है, उसमें मेकोनियम फंसा है, उसमें निमोनिया है, उसमें एआरडीएस है, वो फ्लूइड रिटेन करके रखा हुआ है, या सेप्सिस के कारण व्हाइट हो चुके हैं, ऐसे कंडीशन में आपको लंग्स को एक्सपांड करना पड़ेगा। और एक्सपांड करने के लिए हम या तो पीडब्ल्यूपी दे सकते हैं, या फिर सर्फेक्टेंट दे सकते हैं, या फिर आप हाई फ्रीक्वेंसी लगा सकते हैं। तो जब काला है तब इन सब चीजों का रोल नहीं है। जब लंग्स आपके व्हाइट हो गए तो ये सब चीजों का इंपॉर्टेंस है, ये चीज समझना जरूरी है। दूसरा, दो और टाइप के पीपीएचएन के कंसेप्ट हमको समझना है। एक तो हमने समझा कि लंग्स एकदम नॉर्मल है, लेकिन पल्मोनरी प्रेशर्स नहीं कम हुए। क्यों नहीं कम हुए? क्योंकि वासोकंस्ट्रिक्शन हुआ। दूसरा, अगर समझो ये लंग हाइपोप्लेसिया है ना, किसी कारण से समझो जैसे अंदर में डायफ्रामेटिक हर्निया है, जिसके कारण से छाती के अंदर पूरे बावल आ गए, तो एक साइड का लंग एक्सपांड ही नहीं हुआ। एक्सपांड नहीं हुआ तो उसके ब्लड वेसल्स भी नहीं बने, वो हाइपोप्लास्टिक रह गया। या फिर किसी कारण से जैसे समझो हाइपोप्लास्टिक ही बना है, लंग बना ही नहीं अंदर में, तो ऐसे कंडीशन में वहां पे वेसल्स ही नहीं है। अब वेसल्स ही नहीं है, कम नंबर ऑफ वेसल्स है, तो वहां का प्रेशर वैसे ही ज्यादा रहेगा, आप उसको कुछ भी करके कम नहीं कर सकते।
इसलिए अगर कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया में पीपीएचएन बैठ गया और वो अगर सीवियर है तो चांसेस है कि वो आपके ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है कि बच्चे का आउटकम कैसा है। दूसरा, सपोज माँ के गर्भ में ही पेशेंट को हाइपोक्सिया हो गया, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी है, बच्चे का ग्रोथ नहीं बराबर हो रहा, या फिर मदर को एस्पिरिन चल रहा है, एंडोमेथासिन दिया गया है, या फिर किसी और कारण से ये प्लासेंटा माँ के गर्भ में ही बंद हो गया, ये पीडीए डक्टस आर्टेरियोसस माँ के गर्भ में रहते हुए ही बंद हो गया, तो क्या होगा कि जो ब्लड इधर से शंट हो रहा था वो शंट नहीं हो पा रहा है और वो पूरा का पूरा लंग्स को जा रहा है। पूरा का पूरा लंग्स जाने के कारण वो लंग्स इसके लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो अभी डेवलप हो रहा था, लेकिन क्योंकि बहुत सारा ब्लड लंग्स तक के पहुंच गया आईयूजीआर बेबी में, तो जो पल्मोनरी वेसल्स हैं हो सकता है वो थोड़े थिक हो जाए, और जो पल्मोनरी वेसल्स हमको नॉर्मली ऐसे दिखते हैं हो सकता है वो इस तरीके से थिक हो जाए, उसका जो मस्कुलर लेयर है वो हाइपरट्रोफिड हो जाता है, और ये मस्कुलर लेयर हाइपरट्रोफिड होने के कारण फिर आप उसको कितना भी रिलैक्सेंट देंगे वो कम नहीं होता, और इसके कारण से ये रिफ्रैक्टरी पीपीएचएन में चले जाते हैं। तो दो कंडीशन हमने समझी, एक तो सीवियर आईयूजीआर बेबी विद सीवियर पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन, और दूसरा पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया। अगर ऐसा कुछ आपकी यूनिट में आता है और आपका यूनिट समझो उसके लिए तैयार नहीं है तो उनको रेफर कर दो, है ना। अगर बच्चे का वजन बहुत कम है, समझो पूरे दिन का बच्चा है लेकिन उसका वजन समझो 1.5 किलो ही है और सीवियर पीपीएचएन के साथ में, हो सकता है वो रिस्पॉन्ड ना करे, ऐसे बच्चे को लास्ट ऑप्शन करके हमको एक्मो देना पड़ता है। तो आप काउंसलिंग कर दो पेरेंट्स की, बहुत से लोग तैयार रहते हैं सब एफर्ट्स लेने के लिए, तो उनको ऑप्शन दे दो कि आप ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे बच्चों को एक्मो लग सकता है। इसको आप आयनो दे के भी डायलेट करना मुश्किल हो सकता है। अब यहाँ पे एक चीज और समझना जरूरी है, पीपीएचएन में हमने समझा कि पीपीएचएन हुआ तो लंग्स को ब्लड सप्लाई कम होता है, लंग्स ब्लड सप्लाई, है ना, और ये सप्लाई कम होने के कारण अगेन उसके अंदर ऑक्सीजन आप नहीं भर पाओगे तो उसमें हाइपोक्सिया होगा, और जब भी हाइपोक्सिया होता है, ये हाइपोक्सिया का काम क्या रहता है, हाइपोक्सिया जब भी होता है तो लंग्स के वेसल्स और कंस्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है ये, पल्मोनरी वासोकंस्ट्रिक्शन करता है। अब आप बोलोगे सर जब भी हाइपोक्सिया होता है तब तो पल्मोनरी वासोडाइलेटेशन होता है, पर वो सिस्टमिक में होता है ना, पल्मोनरी में वासोकंस्ट्रिक्शन होता है, सिस्टमिक में वासोडाइलेटेशन होगा और पल्मोनरी में वासोकंस्ट्रिक्शन होगा, और जैसे ही वासोकंस्ट्रिक्शन होगा फिर से पीपीएचएन बढ़ जाएगा। ये विशियस साइकिल है, ये विशियस साइकिल में अगर बच्चा फंस गया तो उसको निकालना मुश्किल होता है। अब ये लंग्स के ब्लड सप्लाई कम हो गया, हाइपोक्सिया हो गया, वासोकंस्ट्रिक्शन हो गया, आपने हाइपोक्सिया को ठीक करने के यहाँ पे ऑक्सीजन दे दिया बच्चे को, है ना, ऑक्सीजन तो बढ़ रहा है अच्छे से, लेकिन पल्मोनरी वासोकंस्ट्रिक्शन के और भी बहुत सारे कारण हैं, और यही चीज को हमको समझना है। एक तो स्टिमुलस, कोई भी स्टिमुलस बच्चे को अगर हुआ, है ना, बच्चा इंटुबेटेड था, आपने सक्शन कर दिया, या फिर उसका सैंपल निकाल के भेज दिया, कैनुला डाल दिया, या फिर बच्चे ने यूरिन भी पास कर लिया और बच्चे ने रो दिया, कोई भी तरह का स्टिमुलस वासोकंस्ट्रिक्शन करेगा, ठीक है, ये समझना जरूरी है। अगर समझो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट उसके ऊपर में आपने लाइट लगा दिया क्योंकि प्रोसीजर करनी थी, या फिर कोई राउंड में आ गया और उसने लाइट ऑन कर दी उसके ऊपर का, तो लाइट का स्टिमुलस भी पल्मोनरी वासोकंस्ट्रिक्शन करेगा। दूसरा, अगर समझो हाइपोग्लाइसेमिया हो गई, ठीक है, वो भी वासोकंस्ट्रिक्शन करता है, या तो फिर हाइपोथर्मिया हो गया, हाइपोथर्मिया, उसका टेम्परेचर कम है, क्यों, क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट करना था आपको दूसरी जगह पे, तो उस टाइम पे टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहा, हाइपोथर्मिया हो गया। तो ये सारे स्टिमुलस जो वासोकंस्ट्रिक्शन को करते हैं, इसके अलावा आपका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये भी मैटर करता है, अगर ये भी डिस्टर्ब है तो भी ये वासोकंस्ट्रिक्शन करेंगे। इसलिए इनको क्या बोलते हैं कि इनको डिस्टर्ब मत करो, इनको हमारे यूनिट में हम क्या करते, लाइट वेट कम रखते, मिनिमम रखते, जो विंडोज है उसको भी कवर कर देते, कहीं दूर का लाइट लगाते और उसमें मैनेज करते। वेंटिलेटेड अगर बच्चा है तो उसको पूरा सीडेट कर डालते और सीडेट करके उसको मिनिमम स्टिमुलस रखते, क्योंकि जैसा ही स्टिमुलेट हुआ वो वासोकंस्ट्रिक्शन में जाएगा, पीपीएचएन बढ़ेगा, लंग्स का ब्लड सप्लाई कम होगा, हाइपोक्सिया होगा, फिर से ये वो विशियस साइकिल में फंस जाता है। और ये इसमें भी वेरिएशंस आते हैं, अदरवाइज बच्चा ठीक रहता और एकदम से उसके पल्मोनरी प्रेशर्स बढ़ जाते और वो विशियस साइकिल में फंस के डिटोरिएट हो जाता है। ये चीज रिलेटिव को भी समझा के रखनी है कि जब तक इसके लंग्स के प्रेशर पूरे नॉर्मल नहीं होने लगते तब तक के बच्चा डिटोरिएट होने के चांसेस रहते हैं, और ऐसा हो सकता है कि वो दिन भर अच्छा रहे, रात को डिटोरिएट हो,
या रात भर अच्छा रहा और एकदम अर्ली मॉर्निंग मूड तो ऐसे चांसेस रहते हैं। ये चीजें हमको समझना जरूरी है। और कुछ चीजें जो हमको याद होनी चाहिए, अगर मेल बेबी है तो हो सकता है पीपीएचएन उसका सीवियर हो, है ना। मदर को अगर एनीमिया है, मदर को अगर फीवर की हिस्ट्री है, मदर को एंटीसाइकोटिक ड्रग चल रहे हैं, या फिर मदर को एंडोमेथासिन मिला है, या तो फिर मदर को जीडीएम है, या फिर नॉर्मल के बजाय एलएससीएस से डिलीवर्ड हुआ है, बच्चा ठीक से रोया नहीं है, या फिर वो होते बराबर उसको डिस्ट्रेस रहा है, तो ये सारी चीजें उसका पीपीएचएन बढ़ाने के चांसेस रहते हैं। ये चीज हमको समझना जरूरी है। इनफैक्ट मैटरनल लंग डिसीज में भी उन्होंने एसोसिएशन बताया कि अगर मैटरनल लंग डिसीज है तो भी पीपीएचएन में जाने के चांसेस रहते हैं। अब ये जो पल्मोनरी प्रेशर है, इसमें हार्ट के ऊपर क्या प्रेशर चेंजेस होंगे वो भी हम समझते हैं। अभी हमने समझा था कि यहाँ के प्रेशर्स बढ़ गए हैं राइट साइड में, क्यों? क्योंकि इसको अगेंस्ट जो पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस है वो काफी हाई है, उसके अगेंस्ट राइट साइड ऑफ द वेंट्रिकल को काम करना पड़ रहा है। तो इसके कारण से क्या होगा, इसकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, है ना। और ये जो हार्ट आपका नॉर्मली हमने देखा कि ये मेंटेन रहता है सेप्टम, उसमें क्या चेंजेस हो जाएंगे, एक तो राइट साइड का एट्रियम डायलेट हो जाएगा, फिर जो सेप्टम है वो इस तरीके से बल्ज हो जाएगा, ठीक है। और जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है वो आपको ऐसा दिखेगा कि लेफ्ट साइड में बल्ज हो रहा है, और जो लेफ्ट राइट का वेंट्रिकल है ये बनाना शेप हो जाएगा। तो इसको सिकल टाइप लेफ्ट वेंट्रिकल या फिर बनाना शेप लेफ्ट वेंट्रिकल, शिफ्टिंग ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम टू द राइट साइड, टू द लेफ्ट साइड, ये चीज हमको डायग्नोस्टिक रहती है। दूसरा, ये प्रेशर बढ़ने के कारण जो उसका टीआर आ जाएगा, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम शिफ्ट टू लेफ्ट हो जाएगा और ये बनाना शेपेड हो जाएगा। दूसरा, हमको यहाँ पे फ्लो मिलेगा, और जो पीडीए है उसके अगेंस्ट भी राइट टू लेफ्ट शंट मिलेगा। अब स्टार्टिंग में जब प्रेशर्स कम होते हैं तो बीच में हम देखोगे कि वो बायडायरेक्शनल शंट रहता है। बायडायरेक्शनल शंट इंडिकेट करता है कि पल्मोनरी प्रेशर्स हाई है, लेकिन अभी भी वो बीच बीच में सुप्रा सिस्टमिक के नहीं है, मतलब सिस्टमिक प्रेशर से थोड़े से कम हो रहे हैं, जिसके कारण से बीच बीच में शंटिंग लेफ्ट टू राइट भी हो रही है। लेफ्ट टू राइट शंटिंग अगर हो रही है तो आपके लंग्स तक ब्लड पहुंच जाएगा और वो वेंटिलेशन के टाइम पे उसमें ऑक्सीजन भर देगा। लेकिन अगर सिर्फ कंसिस्टेंटली आपका राइट टू लेफ्ट शंट है तो आपको ये समझना है कि ये पेशेंट सीवियर पीपीएचएन में है और ये कभी भी डिटोरिएट हो सकता है। अब अगर ये इतना डायलेट हो गया कि इसके प्रेशर बढ़ गए, टीआर हो गया, तो आपका राइट एट्रियम भी डायलेट हो गया। तो राइट एट्रियम डायलेट, राइट वेंट्रिकल डायलेट, शिफ्टिंग ऑफ ये इंडिकेट करता है कि बहुत ज्यादा सीवियर पीपीएचएन है। अब इस टाइम पे आप अगर समझो इसको कम नहीं कर पाए तो ये राइट वेंट्रिकल फेलियर में चला जाएगा। अगर राइट वेंट्रिकल फेलियर में गया तो यहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा और ये शंटिंग आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। अगर ये काम कर रहा है बराबर से तो शंटिंग आपको यहाँ पे मिलेगा। तो अगर राइट वेंट्रिकल आपका ठीक से काम कर रहा है तो यहाँ के बैक प्रेशर्स नहीं बढ़ेंगे और ये शंटिंग आपको दिखेगा कि पीडीए के लेवल पे है। लेकिन अगर समझो ये फेलियर में जा रहा है, राइट वेंट्रिकल आपका फेल हो रहा है, तो आपको शंटिंग मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से फिर टीआर जनरेट होगा, यहाँ का प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ का प्रेशर बढ़ने से फिर आगे में तो वो ठीक से पंप नहीं कर पा रहा क्योंकि यहाँ के प्रेशर ज्यादा है, तो फिर वो पीएफओ को ओपन कर देगा और आपको एट्रियल लेवल पे शंटिंग मिलेगी। कब? जब आपका राइट वेंट्रिकल फेलियर में जा रहा है। अदरवाइज आपको पीडीए के लेवल पे शंटिंग मिलेगी। इसलिए भी ये पूछते हैं कि हम कार्डियोलॉजिस्ट को पूछते हैं, सर शंटिंग पीडीए के लेवल पे ही है कि ये फोरामेन ओवाली के लेवल पे भी हो रहा है? अगर वो हो रहा है तो दैट इंडिकेट्स आपका राइट वेंट्रिकल फेलियर में जा रहा है। अब इसका आगे क्या करना है वो भी समझेंगे ट्रीटमेंट के टाइम पे। अगर समझो बर्थ एस्फिक्सिया का बच्चा है और उसके साथ में हमने देखा कि लेफ्ट वेंट्रिकल भी फेलियर में चला गया, या फिर साथ में आगे में कुछ लीजन है जिसके कारण से आपका लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर हो रहा है। अब क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल आगे में ब्लड नहीं पंप कर पा रहा है तो लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसे ही लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर बढ़ जाएगा, हमने समझा था कि वो तो एक वॉल की तरह है, तो वो क्या करेगा, इसको बंद कर देगा। ये एट्रियल जो फोरामेन ओवाली है उसको बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि फ्लैप के जैसा है, जैसे इधर का प्रेशर बढ़ेगा वो इसको क्लोज कर देगा। लेकिन क्योंकि यहाँ का प्रेशर हाई है ये डायलेट होने लगेगा, और ये डायलेट होने के कारण जो पल्मोनरी वेन्स यहाँ पे कनेक्टेड थे चार,
उसके अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, और इसके अंदर का प्रेशर बढ़ेगा तो लंग्स के अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, और लंग्स के अंदर का प्रेशर बढ़ेगा तो ये साइड में पल्मोनरी आर्टरी के अंदर का भी प्रेशर बढ़ेगा। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल के फेलियर में भी आपको पीपीएचएन मिलेगा, ठीक है। लेकिन दिस इज सेकेंडरी टू लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। यहाँ पे ट्रीटमेंट आपको वेंट्रिकुलर फेलियर का करना है। आप कितने भी आयनोडायलेटर दोगे इसमें, पल्मोनरी वासोडायलेटर, वो उतना इफेक्ट नहीं करेगा। कब तक? जब तक आप वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन को इंप्रूव नहीं करोगे। और इसलिए इको में ये सवाल भी पूछा जाता है कि सर वेंट्रिकुलर फंक्शंस कैसे हैं। अगर वो वेंट्रिकुलर फंक्शंस कम है तो जैसा कि हमने शॉक के टॉपिक में समझा था कि अगर वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन है तो ड्रग ऑफ चॉइस इज मिलरिनोन। तो मिलरिनोन यहाँ पे पल्मोनरी प्रेशर्स भी कम करेगा और वेंट्रिकल को फंक्शन भी इंप्रूव करेगा। तो वो दोनों चीजों के लिए आपको मिलरिनोन सिलेक्ट करना है रादर देन सिर्फ डायलेटर। अब ये टाइम पे क्या होगा, ये तो क्लोज हो गया क्योंकि यहाँ का प्रेशर ज्यादा है, वो फ्लैप को बंद कर देगा। लेकिन यहाँ पे आपको पल्मोनरी, यहाँ पे शंट मिलेगा। शंट कौन सा मिलेगा? आप बोल रहे हो सर कि लेफ्ट वेंट्रिकल का ज्यादा है तो यहाँ से लेफ्ट टू राइट रहेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये फेल हो रहा है, ये प्रेशर ही नहीं डेवलप कर पा रहा उतना कि आगे का ये एओर्टा का प्रेशर बढ़ा है। तो वो राइट वेंट्रिकल के थ्रू ही उसको राइट टू लेफ्ट शंट मिलेगा। तो बिहेव पीपीएचएन के जैसे ही करेगा, आपको दिखेगा शंट राइट टू लेफ्ट। और अगर आपके फंक्शंस कम है तो इको में वो रिपोर्ट देख के आपको मिलरिनोन ऐड करना है। तो ये चीज को हमको समझना जरूरी है। अब इसको डायग्नोसिस कैसे करना है? अगेन हम जानते हैं कि इसमें हिस्ट्री कैसा मिलेगा कि बच्चा हुआ, होते बराबर ढंग से रोया नहीं, या फिर होते बराबर रोया तो लेकिन उसको डिस्ट्रेस तुरंत डेवलप हो गया, या फिर अगर वो बहुत ज्यादा आईयूजीआर है तो हम समझेंगे कि वो हो सकता है उसके जो पल्मोनरी वेसल्स है उसकी मस्कुलर लेयर थिक हो। साथ में हमको मदर को एस्पिरिन मिला है क्या, मदर को डायबिटीज था क्या, और लेबर पेन शुरू होने के पहले सीजर हो गया है क्या, ये सारी चीजें भी पूछनी है। साथ में क्लिनिकली हम देखेंगे कि जैसे ही बच्चा आता है उसको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, वो थोड़े बड़े ऑक्सीजन में मेंटेन ही नहीं कर रहा है, आपको उसको 100% ऑक्सीजन देना पड़ रहा है, और उसको टैकिपनिया रहेगा, उसको डिस्ट्रेस रहेगा। अब डिस्ट्रेस और टैकिपनिया जब भी रहता है और ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रहता है, तब आपने हर केस में पीपीएचएन सस्पेक्ट करना है। अगर डिसप्रोपोर्शनेटली आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा ऑक्सीजन लग रहा है बच्चे को, तो ऐसे कंडीशन में आप उसको ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि थोड़ा सा भी स्टिमुलस होने के बाद में बच्चे का सैचुरेशन ड्रॉप होता है। खास करके अगर बच्चा रोने के बाद सैचुरेशन डीप हो रहा है तो आइदर वो कंजेनिटल साइनोटिक हार्ट डिजीज है या फिर पीपीएचएन है। और अगर समझो कलर इंप्रूव होता है तो मोस्टली वो पल्मोनरी कॉजेस रहते हैं। फॉर एग्जांपल मेकोनियम है, या फिर कंजेनिटल निमोनिया है, या एआरडीएस। तो ये कंडीशन हमको समझना है कि एंटीनेटल हिस्ट्री के सेटअप में बैठ रहा है क्या, डिस्ट्रेस सिंस बर्थ है क्या, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है क्या, और उसको हम बोलेंगे लेबाइलिटी ऑफ सैचुरेशन है क्या, मतलब रोता है, आपने प्रिक कर दिया तो रोते बराबर सैचुरेशन कम हो गया। जैसे ही बच्चा थोड़ा एक्टिव होता है, हिलने डुलने लगता है, भूख के कारण रोता है तो सैचुरेशन डिप होता है। तो ये सारे सिचुएशन आपको इंडिकेट करते हैं कि ये पीपीएचएन रह सकता है, ठीक है। तीसरा इसमें क्या देखेंगे, अगर आप प्रीडक्टल और पोस्टडक्टल सैचुरेशन देखेंगे तो उसमें भी आपको डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि जैसे ही आप ये समझिए ये लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका एवोर्टा निकला है ना, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जो एवोर्टा निकलता है तो सबसे पहले ये ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक होता है, और उसके बाद में बाकी के वेसल्स आते हैं। तो ये जो है ये राइट हैंड को सप्लाई करता है, इसकी एक ब्रांच। इसको कभी डिटेल में समझेंगे जब हम कंजेनिटल हार्ट डिसीज के बारे में डिस्कस करेंगे तब। तो ये जो राइट हैंड को सप्लाई करती है, और यहाँ पे कहीं पे तो आपको ये दोनों के बीच में आपको पीडीए मिलेगा, यहाँ पे या यहाँ। तो जब भी ये ब्लड यहाँ से जाके पीडीए के थ्रू शंट होने वाला होता है, उसके पहले का सैचुरेशन देखेंगे आप तो वो ज्यादा रहेगा। और ये पीडीए के अक्रॉस शंटिंग कितना हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आगे का मतलब लेफ्ट हैंड का और लेफ्ट फुट का सैचुरेशन कितना रहेगा। तो अगर ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है ना, अगर यहाँ पे समझो आपको दिखता है 98 है और यहाँ पे 88 ही आ रहा है लोअर लिप में, और राइट हैंड में 98% आ रहा है, मतलब जो पल्मोनरी प्रेशर है बहुत ज्यादा है, जिसके कारण से जो ब्लड है जहाँ पे पल्मोनरी ट्रंक रहेगी समझो आपकी, तो इसके थ्रू ब्लड इसके अंदर आ रहा है, पल्मोनरी
ट्रंक के तो क्यों, क्योंकि आगे में जाने के लिए उसको ट्रैफिक जाम ज्यादा है, आगे में प्रेशर ज्यादा है, तो पल्मोनरी ट्रंक का ब्लड आपके एओर्टा में आ रहा है, जिसके कारण से वो मिक्स होके उसका सैचुरेशन ड्रॉप हो रहा है। तो अगर राइट हैंड और लोअर लिम्ब के सैचुरेशन में आपको फर्क 5-6 से ज्यादा दिख रहा है, तो देर इज हाई चांस कि ये पल्मोनरी प्रेशर हो। तो ये चीज हमको देखना है। तीसरा, जब आप ऑस्कल्टेट करोगे तो हो सकता है आपको ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन का मरमर मिलेगा। क्यों? क्योंकि राइट साइड के प्रेशर ज्यादा है, जिसके कारण से ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन होता है, ये हमने समझा था। एक्सरे पे क्या दिखेगा? एक्सरे पे डिपेंड्स ऑन द रीजन। अगर वो रिफ्लेक्स वासोकंस्ट्रिक्शन है तो हो सकता है आपको पूरे काला एक्सरे दिखे और आप सस्पेक्ट करोगे यार ये तो एक्सरे सफेद चाहिए, तो पूरा काला है, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट ज्यादा है। आपका डायग्नोसिस ऑलमोस्ट हो गया है कि आइदर ये टीएपीवीसी है या फिर ये आपका पल्मोनरी प्रेशर हो सकता है। अब टीएपीवीसी में अगर वो ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप का है तो ऐसे कंडीशन में आपको एक्सरे एआरडीएस के जैसा मिलेगा, वो भी डिस्टिंग्विश कर देगा। अगर एआरडीएस टाइप का एक्सरे है, आप देखते हैं कि इको पे उसके पूरे वेसल्स नीचे के डायलेटेड दिख रहे हैं, तो वो ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ टीएपीवीसी रह सकता है। लेकिन अगर वो पीपीएचएन है बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्स वासोकंस्ट्रिक्शन, तो ऐसे कंडीशन में आपको राइट जो ब्लड सप्लाई है लंग का वही पूरा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और लंग्स के जो ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग दिखने चाहिए वो नहीं दिखते, जिसके कारण से एक्सरे बहुत काला दिखता है। अगर आपका मेकोनियम एस्पिरेशन के कारण था तो वो व्हाइट दिखेगा, मेकोनियम एस्पिरेशन के साइंस दिखेंगे। कंजेनाइटल निमोनिया तो निमोनिया दिखेगा, कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया तो डायफ्रामेटिक हर्निया दिखेगा। और इस प्रकार से आप उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कैसा है, और वो आपके मैनेजमेंट पे भी डिपेंड करता है। हमने समझा था कि अगर व्हाइट एक्सरे है तो लंग एक्सपांशन स्ट्रेटेजीज, जिसमें इंक्रीज पीप, हाई फ्रीक्वेंसी और सर्फेक्टेंट का रोल है। और अगर वो एक्सरे काला है तो आप वेंटिलेशन को बहुत ज्यादा जेंटल रखेंगे और आपका मेन स्ट्रेटेजी पल्मोनरी वासोडाइलेटर पे है। 2D इको के फाइंडिंग्स हमने समझे थे। 2D इको में हमने समझा था कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, टीआर रहेगा, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो बनाना शेपेड या क्रिसेंट शेपेड बन जाएगा। इसके अलावा आपका धीरे धीरे फिर राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों डायलेट हो जाएंगे। अगर राइट वेंट्रिकल फेलियर में नहीं है तो आपको पीडीए के अक्रॉस शंट मिलेगा। अगर आपका राइट वेंट्रिकल फेलियर में चला गया तो आपको फोरामेन ओएलई के लेवल पे शंटिंग मिलेगा राइट टू लेफ्ट। स्टार्टिंग में बायडायरेक्शनल रह सकता है, धीरे धीरे ये राइट टू लेफ्ट परसिस्टेंट हो जाएगा जैसे ही पल्मोनरी प्रेशर सिस्टमिक प्रेशर के ऊपर हो जाएगा। और अगर लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर में जाएगा तो वो भी आप डायग्नोस कर पाएंगे, और ऐसे कंडीशन में फोरामेन ओएलई बंद रहेगा, आपका शंटिंग राइट टू लेफ्ट रहेगा एट द लेवल ऑफ पीडीए। तो ये चीजें आपको इको में मिल सकती है। नेक्स्ट एपिसोड में हम समझेंगे कि इसको मैनेज कैसे करना है पीपीए।